प्रधानाचार्य के पद पर लगभग 32 वर्षों से कार्यरत, विशेष योगदान शिक्षण के क्षेत्र में आपने दिया है। अनेक अवसरों पर प्रशस्ति पत्र आपको प्राप्त हुए हैं और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति आपने जागरूकता फैलाई है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप बधाई की पात्र हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं श्रीमती अर्चना गुप्ता को। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय काम किया है, साथ में समाज सेवा के उल्लेखनीय कार्य से भी वो जानी जाती है। चलिए मिलते हैं अर्चना गुप्ता जी से। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार अर्चना जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। बताइए यहाँ कहाँ से शुरू हुआ ये दौर आपकी जिंदगी में? यहाँ झांसी में मैंने 97 में ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल शुरू किया था और यहाँ उस क्षेत्र में शिक्षण संस्था शुरू की थी जहाँ पर काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहा करते थे। तो हम लोगों ने एक एक घर में जाकर एक एक बच्चे को विद्यालय में लाए और वहाँ से ऐसा क्रम शुरू हुआ कि लगा, लोगों को विश्वास हुआ और संस्था के प्रति भरोसा बढ़ा, क्योंकि उस समय बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे। उनका बोर्ड रिजल्ट भी कई सालों तक नहीं आता था, लेकिन विद्यालय प्रारंभ होने के बाद लोगों ने लाभ लिया और आज बच्चे हमारे अच्छे सर्विस में हैं, अच्छे मुकाम पर हैं और बहुत अच्छा वहाँ मिला। शिक्षा के क्षेत्र में आने की क्या वजह रही? कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली इस बात की कि शिक्षा पे ही काम करना है? देखिए, शिक्षा जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है और बगैर शिक्षा के व्यक्ति के जीवन में विकास नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने समाज को और देश को विकासशील बना सकते हैं। मुझे मेरी माँ से शिक्षा की प्रेरणा मिली और उन्होंने 19 साल की उम्र में छोटा आ बड़ा आ सीखा। उससे पहले वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी और ग्रामीण महिला थी, लेकिन उनकी लगन, उनका इच्छा शक्ति, उन्होंने MA, B.Ed, BTC और तमाम सारे चीज़ों में ट्रेनिंग भी की, जैसे राइफल ट्रेनिंग, सिलाई के लिए सिलाई डिप्लोमा किया और उन्होंने ये तमाम सारे कार्य करते हुए हम बच्चों का भी पालन पोषण किया। कहाँ की रहने वाली थी आप? आपकी मतलब आप कहाँ की रहने वाली? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन, उरई मेरा मायका है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। तो उरई तो वैसे भी बहुत विख्यात है कई मामलों में। तो आप हमें ये बताइए कि उरई से फिर आपका दौर आगे का शिक्षा का क्या रहा? आपने खुद कितनी शिक्षा पाई? मैंने उरई बहुत अच्छा है और DVC कॉलेज है, वो उरई में सबसे पुराना है। बहुत अच्छा हमारे गुरु लोग थे। मैंने वहाँ से MSc रसायन शास्त्र में किया और उसके बाद B.Ed किया। M.Ed उस समय अतर्रा कॉलेज में हुआ करता था, तो अतर्रा से मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। जी, उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, लेकिन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बन गई, शुरू हो गई जी। फिर आपने क्या कोई रोजगार पर काम भी किया हो? मेरा पढ़ते ही पढ़ते मैंने लोक सेवा आयोग के लिए आवेदन किया था, उसमें मेरा चयन हुआ और उत्तराखंड में मेरी राजकीय सेवा हुई। उत्तराखंड में किस जगह? उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में एक जगह छोटी सी थी, गरुड़। तो मैंने सबसे पहले पाए गरुड़ में ज्वाइन किया। वहाँ कितने बरस रही हैं? मैं वहाँ 8 वर्ष पूरे रही
और 94 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ नैनीताल, ऊधम सिंह नगर एक जगह है, वहाँ से तारगंज में मैं वहाँ पदस्थ रही। अर्चना जी, आप हमारी झांसी में कब आई? मेरी शादी सन 90 में हुई, लेकिन 97 में हमने विद्यालय की स्थापना की। तभी मतलब आप झांसी आई? जी हाँ। जैसा कि मुझे आपकी एक बात पता है, मुझे बताया गया है कि आपके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो बहुत दिनों तक लोगों को याद रही। मैं चाहूंगा उस घटना को लेख आप बंजारा बीट के दर्शकों से कीजिए। जी हाँ, मेरे छात्र जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरा बड़ा भाई था जो पुलिस कस्टडी में मारा गया था, और वो संघर्ष मुझे करना था, क्योंकि वो निर्दोष था और दोषियों को सजा मिले, इसके लिए मैंने भरपूर संघर्ष किया, प्रयास किया, और न्यायालय ने उन्हें दोषियों को सजा सुनाई। क्या किया था आपने? वो क्या ऐसा मतलब दृश्य बताइए। बताया गया कि आपने किसी को थप्पड़ मारा था। तो उस समय बड़ा कष्ट था, अपने लोगों के जाने का दर्द होता है, दर्द, और क्रोध भी था, और जो हमारी बातें थी वो प्रशासन झुठला रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे साथ हमारे जिले का पूरा की पूरा आवाम था, पूरी जनता थी। तो मैं जो स्टूडेंट आंदोलन हो रहा था, तो उस समय हम लोग एसपी महोदय को ज्ञापन देने गए थे कि दोषियों को सजा मिले, लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन लेने से मना किया, लाठीचार्ज हुआ। तो उस समय फिर एसपी महोदय के साथ हम लोगों का हाथापाई भी हुई। और ये उरई की घटना है? ये उरई की घटना है। कौन से सन की है? सन 80। उसके बाद फिर क्या आपने, जैसा कि पता चला है कि आपने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गई, फिर आप इसकी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जब ऐसे केस होते हैं तो उसमें जरूरी होता है कि लोग जो बिना राजनीति के कुछ होता भी नहीं है। हमारे भाई का केस जब हुआ तो विधानसभा में वहाँ तत्कालीन जो विधायक थे स्वर्गीय दलगंजन सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया। उस समय हम लोग सन 80 की बात है, तो मैं बीएससी की छात्रा थी, और तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसमें भारी सहयोग किया, जिसमें स्वर्गीय जनेश्वर जी, मुलायम सिंह जी और तमाम सारे जो नेतागण थे, उन्होंने हमारे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। और उसके बाद सीआईडी इंक्वायरी हुई। सीआईडी इंक्वायरी के बाद केस चला और दोषियों को सजा हुई। तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि इसको अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए पॉलिटिक्स में आना भी जरूरी है? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स ही तय करती है हर जो हमारे जीवन का हर चीज है, वो पॉलिटिक्स तय कर रही है। नियम कानून, हमारी आवाज पॉलिटिक्स बन रही है। तो जरूरी था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी हो गया था। अर्चना जी, आपने अपने जीवन काल में राजनीति में कब प्रवेश किया? देखिए, जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे जीवन में, तो मुझे लगा कि राजनीति बहुत ज़रूरी है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए। तब उस समय तमाम सारे जो राजनीतिक लोग थे वो हमारे संपर्क में आए हुए थे, और अमूमन ये देखने में आता भी है कि इस तरीके की तमाम घटनाएं हो जाती हैं तो राजनीतिक दल आगे बढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य
सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ना था और दोषियों को सजा दिलवाना था। मैं उस समय तमाम सारी पार्टीज के संपर्क में रही, सभी ने हमारा वहाँ बहुत अच्छा सहयोग दिया और उसकी वजह से मैं इस सच्चाई की लड़ाई को जीत पाई। इसके बाद मेरे विचार थे वो बिल्कुल समाजवादी विचारधारा से थे। मैं डॉक्टर लोहिया को मानने वाली थी और मुझे जनेश्वर जी का संपर्क मिला, मुझे उनका आशीर्वाद मिला। मैं काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रही हूँ। उसके बाद मैं अपने छात्रा जीवन में गई, पहली महिला थी जो मैं चुनाव लड़ी उरई में। अच्छा। और उसके साथ साथ पढ़ाई तो करनी ही थी और सब चलता रहा और 1986 में हमारी सरकारी सेवा में मैंने ज्वाइन किया। आप पार्टी की तरफ से आपने इलेक्शन भी लड़ा था, उसका क्या परिणाम रहा? लोकसभा मैंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा मौका मिला चुनाव के माध्यम से कि हम पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र को जानने का, पहचानने का, लोगों से मिलने का, उनकी परेशानियों से रूबरू होने का, अपने यहाँ की तमाम सारी स्थितियों को देखने का, तमाम सारी समस्याओं को नज़दीक से देखने का मुझे बहुत अच्छा एक मौका मिला। परिणाम भले ही कुछ नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस चुनाव से बहुत कुछ सीखा, एक नई सीख मिली। जी हाँ, बिल्कुल। अर्चना जी, चुनाव के अलावा ये आपका राजनीतिक एटीट्यूड के अलावा कुछ और भी ऐसा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? आपके क्या शौक हैं? मेरा शौक यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम में आऊँ। मैं मेडिकल के पास रहती हूँ तो तमाम सारे लोगों की सेवाएं मैं अपने माध्यम से देना चाहती हूँ। छोटे बच्चों के लिए मैं बहुत लगता है कि इनके भीतर काम करने की बहुत ज़रूरत है, इनके साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने गुरुकुल विद्यालय चुना। गुरुकुल विद्यालय हमारा इस क्षेत्र में है कि वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे और ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। तो उसकी नींव भी इसी तरीके से डाली थी। सहारिया जाति के बच्चे हैं, कबूतरा जाति के बच्चे हैं, कि उन बच्चों को हम कैसे शिक्षित करें और उनके अंदर अच्छे संस्कारों का समावेश कर पाएं, उन्हें तमाम सारी गतिविधियों में शामिल कर पाएं। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी हैं वो उनका उल्लेख कीजिए। जी, सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल, जो शिवाजी नगर में है। शिवाजी नगर में मैंने शुरू किया तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए काम किया, लेकिन आवश्यकता हुई, लोगों ने कहा कि हमें इस क्षेत्र के लिए बच्चों के बहुत ज़रूरत है और ऐसे बच्चों को ज़रूरत थी जो होटल में काम करने वाले हैं, कहीं ढाबों में काम करने वाले हैं, नर्सिंग होम में काम करने वाले हैं, तो जिनके घर के लोग बड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। तो मुझे वहाँ एक पाल साहब थे, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग मुझे निःशुल्क दिया था विद्यालय के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हमने वहाँ से शुरू किया और फिर सहारिया जो बस्ती है जी। सखी के हनुमान के सामने, उस बस्ती में भी शिक्षा की बड़ी जरूरत थी। वहाँ सहारिया जनजाति के बच्चे रहते, कबूतरा जाति के बच्चे रहते, आगे गोरा मछिया और साइड में। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों में काम, बहुत शिक्षा की ज़रूरत है, पढ़ने लिखने की बहुत ज़रूरत है।
तो मैंने और मेरी सहयोगी लोगों ने वहाँ जाकर काम शुरू किया। हम लोग चौपाल लगाते थे, हम लोग वहाँ क्लासेस लगाते थे, बच्चों को तैयार करते थे और उन बच्चों को पुनः विद्यालय में लाने का प्रयास करते थे और उसमें सफल भी हुई। वहाँ से कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़े। आज बच्चे हमारे कुछ टीचर हैं और तमाम सारी सेवा में हैं। तो ये गुरुकुल विद्यालय जो कि मैं स्वयं वहाँ प्रधानाचार्य के पद पर हूँ, आपकी देख रेख में हुआ? देख रेख में हुआ। स्काउट गाइड और भी तमाम जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनमें खेल है, पर्यावरण के प्रति बच्चों के अंदर लगाव हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक कैलेंडर में उल्लेख करके उन बच्चों को उसमें शामिल किया, उन्हें सिखाया। उसके बाद लगता है कि मैं और भी तमाम संस्थाएं जो फिर आपकी और आगे संस्थाएं बढ़ती गई? जी, फिर आवश्यकता हुई सीबीएसई की, तो सीबीएसई शुरू हुआ। मैं ज्ञानस्थली बालिका इंटर कॉलेज है बड़ा गांव के पास जी, बड़ा गांव गेट बाहर जो है, तो वहाँ बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज शुरू हुआ। और ये लगा कि कितना भी काम किया जाए कम है, वो कम है। ये बड़ा काम है। अगर सुबह से लेके रात्रि के 8 बज जाते हैं तो वो भी काम पूरा नहीं होता है, लगता है कल के लिए काम छूट गया। जहां आपने इतना सारा काम किया तो मुश्किलें भी बहुत आई होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। किस टाइप की मुश्किलों को आपने झेला और उनका निवारण किया? मुझे एक्चुअल में जो हमारे साथी थे, सहयोगी थे, बहुत अच्छे मिले। उन्होंने बहुत सहयोग किया और पता ही नहीं चला कि ये मुकाम कब तय हम लोगों ने कर लिया। और बच्चे हैं, बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ है अगर मेहनत किया जाए, ईमानदारी के साथ उनके लिए काम किया जाए तो ऐसा नहीं है। लोगों को भरोसा होता है, विश्वास होता है और ये भरोसा और विश्वास मुझे भरपूर मिला। अर्चना जी, फुर्सत के समय में आप क्या करती हैं? कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं? वो तो ठीक है कि आप अपना शिक्षा से जुड़ी हुई हैं तो समय बहुत देती हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए कब जीती हैं? देखिए, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि समय कहाँ निकल गया। और शिक्षा ऐसी चीज है, विद्यालय ऐसी चीज है कि ये भी एक सामाजिक कार्य, सबसे बड़े सामाजिक कार्य हैं। इनके माध्यम से हम लोगों से जुड़ के काम करते हैं, चाहे महिलाओं का काम हो, पर्यावरण का काम हो या कोई भी समस्या हो, हमें जन जागरण करना हो, तो सब शिक्षा के भीतर आ गया है। और मुझे लगता है कि ये तमाम सारी जो गतिविधियां हैं ये बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि अगर कहीं भी तमाम ये जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हो रही हैं तो उसमें पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो मतदान हो या वृक्षारोपण हो या महिला शिक्षा की बात हो, खेलकूद की बात हो, विज्ञान की बात हो। तो इन तमाम सारी चीज़ों में मैं पूरी तरीके से पूरा मनोयोग से मैं काम करती हूँ और बच्चों को संपादित कराती हूँ। अच्छा जी, कल्चरल विंग्स के मामले में आपका नाम सर्वोपरि माना जाता है बुंदेलखंड में। तो आप बताइए कि किस तरह से आप बच्चों को तैयार करती हैं और किन किन मुद्दों पे आप उनसे उनको जो है खेल में और भी स्काउटिंग वगैरह में उनका उल्लेख होता है? देखिए, मैं प्रादेशिक आयुक्त हूँ गाइड सेक्शन से, तो मेरा मानना है कि बच्चों को हमें
तैयार करना होगा समाज सेवा के लिए। ये जो हमारा गैर वर्दीधारी जो संगठन है, उसके माध्यम से बच्चे समाज सेवा के लिए और तमाम सारी चीज़ें, अनुशासन, विनम्रता, मितव्ययता, किस तरीके से हम समाज में जिए और एक अच्छे नागरिक बने, उसके लिए तैयार होते हैं। बुंदेली कल्चर को हम लोगों ने प्राथमिकता से लिया। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जन्म संस्कार होते हैं, विवाह होते हैं, तो तमाम सारे जो गीत हैं वो गीत के माध्यम से एक दूसरे से हम लोग बहुत जुड़ के काम करते हैं, जिसमें तमाम रिश्तों से बंधे हुए होते हैं। जन्म संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, तो ये मैंने इस पर बहुत काम किया और बच्चों को जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं आजकल के परिवेश में, डेक इत्यादि है और जो फिल्मी संगीत है, तो उसमें हमारा जो बुंदेली कल्चर है वो विलुप्त हो रहा है। तो उसको महोत्सव में भी आपका की भागीदारी रही है? जी, महोत्सव में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि अपना जो हमारा विलुप्त कल्चर है उसे हम लोगों के सामने ले आए, परिचय कराएं। टेसू, झिझिया, महामूलिया और भी तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से उसका महोत्सव के मंच पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आला उदल और रणचंडी जैसे नाट्य महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए। अर्चना जी, जहाँ कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है सफलता में, आप चूंकि महिला हैं तो आपके पीछे किस पुरुष का हाथ है? देखिए, हम लोग परिवार है और परिवार में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वैसे तो सभी पूरे परिवार जनों का सहयोग मुझे बहुत मिला है, लेकिन हमारे जीवन साथी ने भी मुझे हर काम में बहुत सहयोग किया है। अगर मैंने कहा है कि ये चीज़ होनी है और इस चीज़ की मुझे आवश्यकता है, तो वो चीज़ की आवश्यकता पूर्ति करने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं सिर्फ काम करने वाली रही, लेकिन तमाम सारा जो निर्माण कार्य है, विद्यालयों को स्थापित करने का कार्य है, वो सभी उनके द्वारा ही किया गया है। अच्छा जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में समाहित रही हैं, 2022 का चुनाव आ रहा है, तो क्या इसमें भी आपकी भागीदारी इन दिनों हम देख पाएंगे? जी देखिए, ये तो भविष्य का सवाल है और ये कठिन प्रश्न है और ये इतना अभी मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत साफ सुथरी राजनीति के तहत हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाए। तो आपको लगता है कि इन दिनों जो व्यवस्था है उसमें बदलाव की जरूरत सचमुच है? जी बिल्कुल, बहुत बदलाव की ज़रूरत है। आपने देखा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, कोरोना काल में भी हम लोग ने देख लिया है कि कितने लोगों ने दर्द सहा है, वेदना सही है, लोगों को खोया है और हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है चिकित्सा में काम करने की, शिक्षा में काम करने की और भी तमाम चीज़ों को सुधारने की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि परिवर्तन जरूरी है। अच्छा जी, हमारा जो बंजारा बीट चैनल है, ये शिक्षाप्रद, एकेडमिक और सूचना देने वाला चैनल है। आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से हमें करना चाहिए।
अगर हम सब लोग अपने अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे सामने कोई अव्यवस्थाएं आएंगी ही नहीं। एक दिलचस्प सवाल और मेरे मन में आया कि आपके और अब आने वाले कल में नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो आप अभी तक किसी को बताती ही नहीं है? देखिए, क्या और नया करना चाहती हैं? इस समय तो एजुकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। महाविद्यालय, ज्ञानस्थली महाविद्यालय के तहत एक संस्था हमारी सामने आ रही है और उसमें हम सोचेंगे कि जो यहाँ बुंदेलखंड में जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो और उस संस्था के माध्यम से आगे जाए और बेहतर हो, क्योंकि उसमें तमाम सारे ऐसे कोर्स जो यहाँ बुंदेलखंड में नहीं हैं उन्हें हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी, जो कि लोग तमाम बच्चे दिल्ली, इलाहाबाद और कोटा इत्यादि जगहों पर जाते हैं अपना पढ़ाई के लिए, सर्विस के लिए। वो सब सुविधाएं झांसी में मिले, वो सुविधाएं झांसी में मिले। तो ये थी अर्चना गुप्ता जी जो अपनी बात को, अपने दिल की बात को हमारे साथ शेयर कर रही थी। अर्चना जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।